हेलो एवरीवन। तो आज हम हिस्ट्री में लेसन 2 रीड करेंगे। तो लेसन 2 है सल्तनत काल की शुरुआत, यानी कि इस लेसन में हम सल्तनत काल की कब शुरुआत हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय यानी कि हार के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। यानी कि जो भारत के शासक थे उनका जो शासन करने का तरीका था, उनकी जो प्रणालियाँ थी वो अलग थी, और जो तुर्क शासक थे अब जो भारत में अपना शासन करते थे उनका तौर तरीके अलग थे। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। कितने साल तक? 320 साल तक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था, यानी कि उसका उस पर अधिकार हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगला शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, पर उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सल्तनत के सामने चुनौतियां। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हें अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता, यानी कि जो ये अमीर सरदार होते थे इन्हीं में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था, यानी कि उसे डर रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र ना करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपाय में ही बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा यानी कि धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। तो प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम, जिसका शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। तो पहला है तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम, यानी कि मोहम्मद गौरी का तुर्क गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। यहाँ देख सकते हैं, ये है कुतुब मीनार। चित्र देखकर बताइए कि कुतुब मीनार कितने मंजिल की है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण
इल्तुतमिश ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। यहाँ देख सकते हैं, ये है यहाँ पर कि उस समय कैसे प्रशासन होता था। तो विभाजन कैसे होता था, केंद्रीय शासन कई इक्तों में प्रांतों को मिलाकर होता था। प्रांत और इक्ता यानी कि कई परगनों को मिलाकर होता था। परगना किसे कहते थे, यानी कि परगना बनता था कई ग्राम मिलकर, और यहाँ देख सकते हैं कई ग्राम यानी कि एक ग्राम। उसके बाद है जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता था, तो सुल्तान होता था। सुल्तान के बाद इक्तादार, अक्तादार, परगना अधिकारी होते थे। परगना के लिए, गांव के लिए मुखिया यानी कि पटवारी, चौकीदार होता था। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीर ने, जो अमीर थे, अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठा। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया। यहाँ देख सकते हैं, ये है इल्तुतमिश का उस समय का साम्राज्य, कि उसका कहाँ कहाँ पर साम्राज्य फैला हुआ था। शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता यानी कि अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासनों से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत यानी कि अपने राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। क्या पिछली कक्षा में आपने अपने स्थानीय शासन की ऐसी किसी सुनियोजित व्यवस्था के बारे में पढ़ा है? तो सोचिए और बताइए। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे। अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूलते थे। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक उनका समय रहा। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाही गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया पहली मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया तथा अनंत 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दिया गया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। अब सोचिए कि बताइए कि उस समय लोगों व दरबारियों ने, अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा। यदि रजिया आज शासक होती तो क्या उसका विरोध होता। अब यहाँ पर हम नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे।
1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक रहा। 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायब बनाया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। देख सकते हैं चित्र में कौन है, यह बलबन। तो बलबन जो है कब से कब तक रहा, 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले सर्वप्रथम उसने तुर्कान ए चेहलगानी नामक 40 गुलामों के दल को समाप्त किया तथा दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई तथा उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसीलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा प्रारंभ की। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन था सदैव समय पर दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मंगोल आक्रमण, यह है मंगोल राज्य। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्होंने उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हष्टपुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। तो यहाँ देख सकते हैं ये है चांदी का टंका। यहाँ पर जो है इस लेसन की शब्दावली है। मलिक किसे कहते हैं? सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि जिसे मलिक कहा जाता है। एकता, प्रांतों को एकता कहते थे। मंगोल मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्र में रहने वाली जाति है। सिजदा, घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना सिजदा था। पायबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना पायबोस कहलाता था। तो ये था आपका लेसन 2 सल्तनत काल की शुरुआत। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.